शो आपके सामने अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से एक नई सीरीज के लेकर आया हूं जो हिंदी सीरीज है। लेकिन आज के में जो टॉपिक मैं आपको प्रीवियस का यूपीएसआई का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने हूं जो 12 नवंबर 2021 का पेपर है, जिसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे किस तरीके से मॉडरेट क्वेश्चन बन रहे हैं हिंदी में, उनको अच्छे से पहचानेंगे और अच्छे से टिक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी बोली राजस्थान बोली नहीं है। ठीक है, तो इनमें से मुझे बताना है बच्चा कि कौन सी बोली है जो राजस्थान बोली नहीं है। राजस्थान में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है, तो आपको सबको पता है। तो सबसे ये देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बोली और भाषा जरूर याद कर लेना है क्योंकि इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि हिंदी में 5 प्रकार की जो उपभाषा या बोलियों का वर्णन किया गया है राहुल शंकराचार्य के अनुसार। तो देखा जाए तो इन्होंने क्या है कि 5 तरीके की बोलियों का वर्णन किया या 5 तरीके की भाषाओं का वर्णन किया है, जिनमें से आपकी राजस्थानी बोली क्या है कि मारवाड़ी है, मालवी है, मेवाती है, बुंदेली नहीं, क्योंकि ये बुंदेली है, ये बुंदेलखंड की बोली है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो आपका जो ऑप्शन होना है वो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बोला गया प्रेमचंद्र के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये अधिकांश क्वेश्चन और मतलब अधिकांश एग्जाम में आता जाता है। तो प्रेमचंद्र के अपूर्ण उपन्यास एक ही है जिसको हम लोग मंगलसूत्र बोलते हैं, ये अपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको पता है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, जिनमें से आपको गुणवाचक सर्वनाम ठीक है, तो जिसमें से आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक होता है, निजवाचक होता है, पुरुषवाचक होता है। ठीक है, ये सारी चीज होते हैं। लेकिन गुणवाचक क्या हो, ये विशेषण होता है। ठीक है, जिसमें गुणों की विशेषता बतलाई जाती है उनको बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। अब इसमें से तत्सम शब्द बताना है कि कौन सा तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द इसमें से आपका स्थायी तद्भव है। ठीक है, स्थायी तद्भव है, ये होना नहीं है। केवड़ा, ये भी तद्भव है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। केतकी, हाँ केतकी है, ये आपका एक तत्सम शब्द है। और करेला भी तद्भव शब्द है। ठीक है, तो जिसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाना है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बोला गया है मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मिश्रित तथा मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में। ठीक है, चलो तो कौन सा होता है जिसमें आपका अर्थ विराम, ये बच्चा अर्थ नहीं है, ये अर्ध है, गलती से हो गया है। ठीक है, अर्ध विराम होता है जो आपकी मिश्रित और संयुक्त वाक्य के बीच में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, योजक चिन्ह आपको पता है कौन से होते हैं, ये होते हैं जो कि 2 शब्दों के जो विपरीत शब्द होते हैं उनके बीच में लगाया जाता है, माता पिता, इनके बीच में लगा दिया योजक चिन्ह। कोष्टक आपको पता है, उपविराम आपको पता ही है। ठीक है, और अर्ध विराम होता है जिसको ये कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं किया। ठीक है, किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं किया, ये दू है। ठीक है, तेंदु हरिश्चंद्र जी ने नहीं किया है। ठीक है, तो आपको बता दूं एक पत्रिका है जिसमें से बाल बोधनी इन्होंने किया है। ठीक है, उसका कवि वचन सुधा इनकी है ही रचना। ठीक है, आगे हरिश्चंद्र मैगनीज इन्होंने किया है। एक भारतेंद्र है, ये इसका संपादक इन्होंने नहीं किया है। इस बात सही है ना। ठीक है, चलो इसको हम, ये डू है, इसको कर देंगे तो आपका 4th ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्होंने बोला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, सदैव मतलब जो एक वचन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द, उसको पहचानेंगे जो हमेशा एक वचन के ही लिए प्रयोग होता है। ठीक है, चलो तो पुस्तक आपका एक वचन में भी प्रयोग होता है, 2 वचन में भी हो जाता है। ठीक है, चलो लेकिन यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ये जो आपका सहायता है,
ये हमेशा आपको एक वचन के ही रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घास फूस में कौन सा समास है? घास और फूस, घास और फूस में कौन सा समास है? तो आपको अब क्या अव्ययीभाव समास होगा? नहीं जी, बिल्कुल समास नहीं होगा। तो अव्ययीभाव समास कौन से होते हैं? जिसमें आपका आगे वाला शब्द अव्यय लगा हो, अव्यय प्रयोग किया हो, है ना, ठीक है, यानी कि उपसर्ग प्रयोग किया हो, तो ये तो नहीं है। आगे चलता है, क्या द्वंद्व समास हो सकता है? हो सकता है जी, बिल्कुल। क्या आपका द्विगुणी समास हो सकता है? नहीं होगा, बिल्कुल, ठीक है। और शिक्षक, हाँ, ये इनमें से नहीं होगा। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो द्वंद्व समास हो जाएगा। बात सही है ना? बी ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे के लिए चलते हैं। आगे बोलते हैं शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शिक्षक में जो संज्ञा का प्रयोग किया गया है वो कौन सा प्रकार है? क्या शिक्षक एक होता है? नहीं जी, आप कहेंगे शिक्षक बहुत सारे होते हैं, यानी कि एक जाति को कहा जाता है शिक्षक। क्या ये समूहवाचक है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या ये व्यक्तिवाचक, किसी शिक्षक का नाम तो दिया नहीं है? नहीं जी। क्या शिक्षक भाववाचक है? नहीं जी, ये शिक्षक भाववाचक नहीं। तो बच्चा है, एक जैसी चीज़ों के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं शब्द, उनको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका प्रयोग यानी कि जातिवाचक संज्ञा के रूप में होगा। चलिए आगे बात करते हैं। राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार दिया है? ठीक है, अब यहाँ पे जो कर्म कर रहा है वो कौन कर रहा है? ठीक है, जो यहाँ पे कर्म कर रहा है तो वो कौन कर रहा है? तो यहाँ पर सीधा जो यहाँ पे जो सीधा संबंध दिया गया है राम का दिया है। और राम क्या करता है? बच्चा यहाँ पे किताब पढ़ रहा है। यहाँ पे जो कर्म वो सॉरी कर्ता, मैं गलती से निकल गया, हाँ, कर्ता का जो सीधे संबंध दिख रहा है वो क्रिया से दिख रहा है। यानी क्या है? राम क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है। अगर हम बोलते हैं राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है, तो आप बोले किताब पढ़ता है, यानी कि यहाँ पे सीधे संबंध किससे दिख रहा है? कर्ता का। कर्ता यहाँ पे प्रधान है, तो यहाँ पे कृतवाच्य हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे हो गया। ठीक है, चलो बात सही है ना? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात बोलता है कि गुलेरीजी द्वारा संपादित पत्र का कौन सी? गुलेरीजी द्वारा संपादित पत्र कौन सा है? ठीक है, तो क्या भारत मित्र है इनकी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या नगरी नीरंद है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या माधुरी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका है समालोचक। ठीक है, क्या है? समालोचक है। इनकी एक पत्रिका पत्र है, संपादित पत्र है जो दिया था गुलेरी जी ने। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से खर का पर्यायवाची है? निम्नलिखित में से खर का पर्यायवाची। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। खर को कहीं खरगोश तो नहीं बोलते हैं, कहीं उसको खरा को बोलते हैं। ठीक है, तो खर का मतलब हो जाएगा गधा। क्या हो जाएगा? गधा यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, रावण होना नहीं है, मूर्ख होना नहीं है, कुंठित होना नहीं। ऑप्शन आपके पास हो जाएगा, ए हो जाएगा। बात सही ना? पर्यायवाची जरूर ध्यान रखेंगे, पर्यायवाची को अच्छे से पढ़ लेंगे बच्चा। चलिए आगे बात चलते हैं। तो बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ का विलोम है? कौन सा अर्थ का विलोम है? कौन शब्द है जो अर्थ का विलोम है? अब भैया अर्थ का विलोम, क्या अर्थ का अर्थ ही होगा? नहीं जी। क्या अध होगा? नहीं जी। क्या वह होगा? नहीं जी। इति होगा। क्या होगा? इति कर दी। ठीक है, इति होगा इसका विलोम शब्द के। चलिए आगे की तरफ क्वेश्चन चलते हैं। तो बोला गया है कि वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है? वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो जी क्या तुलसीदास को कहा जाता है? नहीं जी। बिहारी जी को कहा जाता है? नंददास को कहा जाता है? नहीं जी, बिल्कुल। कौन होंगे इनके? सूरदास होंगे, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाना। ठीक है, बात सही है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 15वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको? निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य वाच्य है? ये ठीक है, कर्मवाच्य नहीं है। निम्नलिखित में से, अरे ये फिर से आ गया, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं? यहाँ की यानी कि जहां पे कर्म की प्रधानता हो उसको हम लोग कर्मवाच्य कहते हैं, जहां पे कर्ता की प्रधानता हो उसको कर्तवाच्य कहते हैं, और जहां पे भाव की प्रधानता होती है इसको भाववाच्य कहते हैं बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कर्म पूछा गया, तो कर्म की प्रधानता देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? कर्म की प्रधानता देखेंगे। तो कर्म की क्या है देखते हैं। हाँ, नहीं बोला गया है।
तो नहीं में क्या है, उसकी प्रधानता नहीं देखनी है, ठीक है, कर्म की प्रधानता नहीं देखनी। उस पहले में देखना है, उसने खाना नहीं खाया, यहाँ पे खाने पे दे दिए, क्या ये कर्म है? नहीं जी, ये होना चाहिए, ठीक है, ये तो कर्म है ही, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि नहीं पूछा गया। तो छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, यहाँ पर भी उसने कर्म किया है, ठीक है, तो ये भी नहीं होना है। दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई, ठीक है, क्या ये होना है? ये भी नहीं क्योंकि यहाँ पे कर्म की प्रधानता दिख रही है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। बालक खिलखिलाकर, क्या है भैया? खिलखिला के हंसना, यहाँ पे फीलिंग्स दे रही है, यहाँ पे प्रधानता किसके? भाव की। ये कौन सा है भैया? भाववाच्य है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे आपका फीलिंग्स, हंसना, खेलना, कूदना, रोना, अब मुझ पे सहा नहीं जा रहा है, अब मुझ पे दुख देखा नहीं जा रहा, किसी प्रकार का खुशी, किसी प्रकार की दुख, किसी प्रकार से आलस, ये सब किस में आते हैं? भाववाच्य में आते हैं। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। दोपहर की बात, दोपहर के बाद इस वाक्य में कौन सा उपयुक्त, कौन वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। तो दोपहर के बाद क्या कहते हैं? पूर्वाह्न बोलते हैं सुबह को, ठीक है, दोपहर से पहले, मध्याह्न में, बीच में, और सुबह तो सुबह होगी। अपराह्न, अपराह्न कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं आपको अपराह्न ये करना है, ठीक है, खाना खाने के बाद ये करना है, ठीक है। तो दोपहर के बाद का जो समय होता है उसको अपराह्न बोलते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाना। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बोला गया कबीर की उलट वांशियों में कौन सा रस प्रमुख है, ठीक है। बात सी, क्या भीमत है? नहीं जी, हमें गिलानी किसी भी प्रकार की नहीं है। क्या अद्भुत रस है? हाँ जी, बिल्कुल अद्भुत रस हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही है। करुण रस होना नहीं है, शांत रस होना नहीं है, ठीक है, बात सही है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बोला गया कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला, कमल कौमा मोती कौमा पानी में उत्पन्न होने वाले, ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं, ठीक है, ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। तो आप पता, जो पर्यायवाची है कमल का क्या होता है? जलज होता है, ठीक है, जो पानी, जो जलज मतलब जल में जन्मा हुआ, और जल में जन्मा हुआ कौन होता है? कि कमल भी होता है, और मोती भी पानी में ही, सीपी होती है पानी में रहती है तो उसके अंदर मोती बनता है, ठीक है। पानी में उत्पन्न होने वाला कुछ भी वो जलज कहलाता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है, ठीक है। क्या हम आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं? क्या आदिकाल को हम लोग वीरगाथा काल बोल सकते हैं? तो कभी कभी बोल सकता है हिंदी साहित्य में वीरगाथा के लेखक कौन है, हिंदी साहित्य के वीरगाथा के आदिकाल के लेखक कौन होते हैं। तो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे, इसके बी ऑप्शन को सही हो जाएंगे, ठीक है, बात सही है। चलिए आगे चलते हैं। वे आम के पेड़ हैं, इन वाक्य में अधोरेखित, अधोरेखित शब्द का सर्वनाम प्रकार कीजिए। सर्वनाम किस प्रकार का है? तो वो बात है अब देखो, क्या यहाँ पे सर्वनाम जब पूछे तो ये ऑप्शन तो नहीं होना। क्या यहाँ पे कोई क्वेश्चन या प्रश्न पूछा गया तो ये भी नहीं होना। क्या यहाँ पे संबंध बताया गया किसी प्रकार का? अब इसमें आपको कंफ्यूजन होगा, एक ये है, ये है, लेकिन संबंध होता है एक का किसी दूसरे के साथ, वहां पे बताया तो वो चीज होती, तो ये तो नहीं होना। बचा निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम बोला गया है। तो निश्चय सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है, आपको पता है ना सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार, जिसमें से एक निश्चयवाचक सर्वनाम भी होता है। और निश्चयवाचक किसी के होते हैं? पास किए दूर की वस्तु, पास किए दूर की वस्तु की ओर संकेत करने वाले शब्द को, या संज्ञा के पास के दूर की वस्तु को संकेत करने वाले, या कह सकते हैं संज्ञा के स्थान प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, ठीक है, बात सही है ना। तो ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, बात सही है। चलिए, क्योंकि वे क्या, वे, और वे किसके लिए प्रयोग होता है? वे किसके लिए प्रयोग होता है? वे होता है किसी थर्ड पर्सन के नाम के, उसके आगे हम लोग वे लगाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि जाके प्रिय न राम विदेही, जाके प्रिय न राम विदेही, ताजिए ताही कोटि बेरी, सम जद्यपि परम सनेही। तो ये पूछा गया यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है, ठीक है। यह प्रसिद्ध उक्ति आपको बता दूं मैं, तुलसीदास जी की है,
ठीक है, जहां पे आपको राम शब्द दिख जाए, जाके राम शब्द दिख जाए, तो आपको पता हो तुलसीदास ने रामायण की रचना की थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, इससे पूछा गया तरल का विलोम शब्द है। अब तरल क्या होता है? ठीक है, तरल होता है, हम लोग कहते हैं तरल पदार्थ एकदम लिक्विड फॉर्म में। तरल पदार्थ कौन सा है जो आसानी से हम लोग पी सके? ठीक है, आसानी से हम लोग खा सके, तो वो तरल पदार्थ होता है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको क्या बोलते हैं? तरल बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो बोला गया कि तरल का विलोम शब्द कहलाएगा। तो तरल का विलोम क्या होगा? अगर वो लिक्विड है तो उसका सीधे क्या होगा? ठोस होगा ना। ठीक है, क्या सरल होगा? नहीं जी। क्या तीक्ष्ण होगा? नहीं जी। क्या जटिल होगा? नहीं हो जी। बिल्कुल क्या होगा? ठोस होगा। बात सही है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन बोला गया हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? ठीक है, क्या है? हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? ठीक है, वह स्थान जो हिंदुओं से बना हो, कह सकते हैं ना। ठीक है, तो हिंदुस्तान की भाषा का क्या बोले कि रूप क्या है? दक्षिणी हिंदी, दक्षिणी हिंदी है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं जी। क्या संस्कृत निष्ठ है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। क्या ब्रज अवधि का मिश्रित रूप है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आगे है हिंदी उर्दू मिक्स है। ठीक है, हिंदी जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें क्या है? दोनों में जोड़ दिया गया। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बच्चे ये ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बोल के देख सकते हैं। जहां पे ये पुरुष जो स्त्रीलिंग या पुरुष पुल्लिंग होता है, पुरुष लिंग होता है, उसको हम लोग आराम से बोल के देख तो सकते हैं, हाँ ये कौन सा लिंग है। ठीक है, आप स्पर्श करते हैं कि करती हैं? नहीं नहीं, स्पर्श होता है। ठीक है, स्पर्श होती नहीं, स्पर्श होता है, तो ये नहीं होना जी। लेख लिखा जाता है कि लेख लिखी जाती है? लेख लिखा जाता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होता। दुख होती है कि दुख होता है? दुख होता है बाबा, तो ये भी नहीं होना। गर्मा होती है, आपकी गर्मा कैसी है? आपकी गर्मा बहुत अच्छी है। ये सब चीज़ें क्या होती? गर्मा। बोल के देख लीजिए बच्चा, दोस्तों मेरे, भाई मेरे, ये बोल के देख लीजिए गर्मा। ठीक है, बात सही है। चलो आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? नहीं पर विशेष ध्यान देना है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि नहीं पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तद्भव नहीं देना है तो किसको देखना है? हमें तत्सम शब्द को ढूंढना है। ठीक है, हमें तत्सम शब्द को ढूंढना है बच्चा। ठीक है, तो देखते हैं इनमें से कौन सा। और मैंने पहले ही बोल दिया था बिना कुछ, जहां पे आपको तत्सम में क्या किसी भी प्रकार का रा मिल जाए, ये हर वीडियो में बताता हूं, किसी प्रकार का रा मिल जाए 99% वो क्या होते हैं? तत्सम शब्द ही होते हैं। सॉरी। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बात सही है ना। चलिए आगे चलते क्वेश्चन की तरफ। तो बोला गया है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो मैंने आपको बताया था कि उपसर्ग प्रत्यय क्या होता है कि मूल शब्द के आगे लगने वाले को, मूल शब्द से आगे लगने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। और मूल शब्द से पीछे लगने के वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मूल शब्द को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है कि उपसर्ग नहीं है, इनमें से कौन सा उपसर्ग नहीं है। ठीक है, कि अब देखते हैं कौन सा। देखो व्यापार है, व्यापार से पार अलग कर दो। ठीक है, तो व्यय अलग कर दो। ठीक है, ये बन जाएगा छक, छक हो जाएगा, छक अलग कर दो, वी अलग कर दो। कल, ठीक है, कल अलग कर दो, वी अलग कर दो। यहां पे विरासत नहीं हुआ क्योंकि ये टूट नहीं सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, प्राप्त हुआ? इसको बच्चा जरूर याद रखना है। ठीक है, तो ये एक आपकी इनकी एक रचना थी या अकादमी पुरस्कार दिया गया था, कृति थी जो अपूर्वा एक थी, जिसके लिए इनको साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक,
और ये कब प्रदान किया गया था तो मैं बता दूं आपको, केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित एक कविता संग्रह जो सन कब हुई थी, ये 1986 में 1986 में इनको पुरस्कार से सम्मानित शायद किया गया था। ठीक है, बात सही है। चलिए चलिए, अब क्या है, निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द कौन सा है, लिखित में से सर्वनाम शब्द कौन सा है। तो मैंने बताया सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं बच्चा, 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलो ये भी बता दीजिए आप लोग, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो कौन कौन से होते हैं बताइए। ठीक है, सबसे पहले कौन सा होता है, पुरुषवाचक। कौन सा होता है, पुरुषवाचक होता है। फिर ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, निजवाचक। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से होते हैं, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना। तो क्या होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। बात सही है ना। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, निजवाचक, यानी कि जो सेल्फ के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनको निजवाचक कहते हैं, जिनमें अपने आप स्वयं के लिए बात करता है। तीसरा होता है निश्चयवाचक, जो किसी पास के दूर की वस्तु के लिए निश्चित का होने का संकेत करता है, उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि यह वह। ठीक है, अनिश्चयवाचक होते हैं कि जिनमें आपको कोई अनिश्चित संज्ञा सर्वनाम का बोध हो, वो संज्ञा का प्रयोग किया जा रहा है, उसी के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले सब सर्वनाम होते हैं, यानी कि जहां पर अनिश्चित कोई हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जो व्यक्ति अनिश्चित हो। ठीक है, ठीक है, आगे बात करते हैं संबंध। संबंध जो है सो है, जो है सो है, ये सब किसमें आते हैं, संबंध वाचक या संबंधवाचक सर्वनाम के प्रकार हैं। ठीक है, तीसरा वो छठवां कौन सा, प्रश्नवाचक, ये अंतिम सर्वनाम है जिसमें आपके प्रश्न आते हैं, कौन, क्या, कैसे, ये सब तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले, तो वो इस तरीके के 6 प्रकार के होते हैं, आप लोग याद रखेंगे ना। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन में चलो। ठीक है, चलिए आगे है, निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द कौन सा है, निम्नलिखित, फिर आगे वही क्वेश्चन शायद रिपीट होके आगे बी ऑप्शन है। चलिए आगे बात करता है, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से अपभ्रंश में हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से अपभ्रंश में हुआ है। तो मागधी जी नहीं, मराठी नहीं जी, अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश देखा होगा ना आपने। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन को सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, राम सेव खाता इस वाक्य में कौन सा प्रकार है। ठीक है, आपको ये तो पता चल गया है कि राम सेव खा रहा है। ठीक है, कौन सा प्रकार है, क्या पूर्वकालिक क्रिया क्रिया हो रही है, बासी, क्या पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया होती है जो पहले की क्रिया होती है, पहले के समय की क्रिया, तो ऐसा तो नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात सही ना। आगे बात करते, क्या इसमें कोई कर्म दिया है या नहीं दिया, जी बिल्कुल दिया है कर्म, जी बिल्कुल, तो अकर्मक होने नहीं है। का अनेकार्थी, इसके 2 अर्थ तो निकल नहीं रहे, एक से ज्यादा, तो ये भी नहीं होना। सकर्मक, यानी कर्म के साथ, और कर्म के साथ क्या, राम खाता है जी, क्या खाता है, सेव खा रहा है, वह कर्म कर रहा है, खाना खा रहा है, खाने में क्या खा रहा है बच्चा, सेव खा रहा है, जहां पे आपका कर्म का दिख रहा है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, बात सही है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बोला गया है, सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग छीनो पाई के सारंग कई गई चोट। तो ये पूछा गया इसमें कौन सा अलंकार है, तो कुछ सोचना ही नहीं है जी। मैंने आपको बता दिए थे अलंकार कितने प्रकार के होते, 3 प्रकार के होते। कौन कौन से, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और व्यय अलंकार। शब्द अलंकार में क्या होती है, जहां पर क्या है, शब्द की प्रधानता होती है उसको शब्द अलंकार कहते हैं। अर्थ अलंकार में अर्थ की प्रधानता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे शब्द अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से 3 ये हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास में मैंने बोला कि वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है, उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं जी। यमक में शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, उसको यमक अलंकार कहते हैं। और जहां पर आपके शब्द एक अर्थ बहुत सारे हो सकते हैं, हर अर्थ हर बार अलग होता है, तो उसको क्या होता है, श्लेष अलंकार कहते हैं। तो ये देखो यहां पर आपके शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है, कौन कौन सी, सारंग, सारंग और सारंग, सारंग सारंग सारंग, यहां पे शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए बच्चा यहां पे अयमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, बात सही ना, समझ में आई ना आपको। चलो
अलंकार बहुत अच्छे से पढ़े लेंगे। और अलंकार क्या कहता है, जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण कहलाती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा को हम लोग अलंकार कहते हैं। ठीक है बच्चा, समझेंगे ना इस बात को? ठीक है, मैंने बता दी काव्य में तीन प्रकार, तीन बहुत इंपॉर्टेंट, छंद, रस और अलंकार। जहां पे मात्राओं की गणना की जाती है उसको क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। जहां पर आपको किसी को बात को बोलने, सुनने या कहने में जो आनंद का भाव उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है, और जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण, उसी प्रकार काव्य की शोभा को हम लोग क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो अलंकार मैंने बताई दी कितने प्रकार के होते। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उदार का विलोम शब्द है? ठीक, उदार का विलोम शब्द है। ठीक है, तो उदार का जो विलोम शब्द है वो बताएं। देखो ये एक विवादास्पद क्वेश्चन था, लेकिन इसका सी ऑप्शन सही बोला गया है, इसको आयोग ने माना है। देखा जाए तो असली अगर देखा जाए तो उदार का जो होता है वो अनुदार होता है। ठीक है, उदार का जो विलोम शब्द होगा वो अनुदार कहलाता है। इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। तो आज की क्लास मैंने आपको कंप्लीट करवाई है। ये यूपीएसआई का दिसंबर में जो 2019 वाला एग्ज़ाम हुआ था वो है 2021 वाला। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। और काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में और ये पूरा मटेरियल तैयार करने में, तो बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर आऊँगा इसी तरीके की हिंदी लेकर, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन नया प्रैक्टिस सॉल्व करवाऊँगा।